हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्लिप-ऑन। इंडियन पॉलिटी में इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स पे हम बात करते रहते हैं। पिछले वीडियो में हमने प्रोटेम स्पीकर के ऊपर बात की थी, उस पद के बारे में बात की थी, कैसे ये पद बना, कौन उसको अपॉइंट करता है, क्या उनके फंक्शंस होते हैं। तो स्पीकर के पद के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स और फैक्ट्स जानते हैं इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से। मेरा नाम राहुल स्वरूप है, मैं हिस्ट्री और पॉलिटी पढ़ाता हूँ यूपीएससी एग्जाम्स के लिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानते हैं स्पीकर की पोजीशन के बारे में। इलेक्शन ऑफ स्पीकर, आर्टिकल 93 की बात करें तो आर्टिकल 93 ये कहता है कि लोकसभा के मेंबर्स, जब लोकसभा बन जाएगी, सभी मेंबर शपथ ले लेंगे तो लोकसभा के मेंबर हो जाएंगे और लोकसभा में वोट देने योग्य हो जाएंगे। वो अपनों में से एक को स्पीकर और एक को डिप्टी स्पीकर चुन लेंगे, लेकिन लिखा हुआ है एज सून एज मे बी आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द हाउस, जितनी जल्दी हो सके अपने अध्यक्ष को और उपाध्यक्ष को चुन लें। अब मैंने आपको बताया कि प्रोटेम स्पीकर को राष्ट्रपति टास्क देते हैं और डेट दे देते हैं, इस दिन आप स्पीकर का चुनाव करा दीजिए। उसके बाद जब स्पीकर चुन लिए जाते हैं तो एक दिन वो डिप्टी स्पीकर का चुनाव भी करा देते हैं। एज सून एज मे बी का मतलब है कि कोई टाइम ड्यूरेशन संविधान में मेंशन नहीं है कि स्पीकर का चुनाव इस दिन या डिप्टी स्पीकर का चुनाव उस दिन हो जाना चाहिए, इतने दिनों में हो जाना चाहिए। एज सून एज मे बी का मतलब है कि जितनी जल्दी हो सके हाउस को अपने दोनों अध्यक्ष चुन लेने चाहिए। अब इसको देखें, आर्टिकल 93 की लैंग्वेज को देखें तो स्पीकर डिप्टी स्पीकर का पद लोकसभा के मेंबर्स बहुमत से चुनते हैं और जिस पार्टी का बहुमत होता है उसी पार्टी के स्पीकर डिप्टी स्पीकर हो सकते हैं। ऐसा संभव है, संविधान के तौर पर ऐसा संभव है कि दोनों पद रूलिंग पार्टी को चले जाएं। लेकिन क्योंकि स्पीकर पूरे हाउस को रिप्रेजेंट करता है, जब स्पीकर हो जाता है तो उसके लिए सभी पॉलिटिकल पार्टीज बराबर है, बन जाता है। एक तरीके से लोकसभा का स्पोक्स पर्सन, सही मायने में वो लोकसभा का स्पोक्स पर्सन बन जाता है, इसलिए सभी पार्टियां उसके लिए बराबर हैं। तो स्पीकर को सर्वसम्मति से ही चुन लिया जाता है, ऐसा माना गया है। अब संविधान के अनुसार ये पद रूलिंग पार्टी के पास जा सकते हैं, लेकिन कन्वेंशन ये बना कि स्पीकर का पद रूलिंग अलायंस के पास चला जाए और डिप्टी स्पीकर का पद अपोजिशन के पास चला जाए। बट ये परंपरा है, फॉलो होती भी रही है, फॉलो नहीं भी होती है। इंडिपेंडेंस से पहले चले जाएं तो स्पीकर के पद के बारे में बात करें तो ये पता लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में भारत में सही मायनों में पार्लियामेंट्री सिस्टम शुरू हुआ था, जब दो हाउस बन गए थे, काउंसिल ऑफ स्टेट्स और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली ऐसे थी जैसे आज की लोकसभा है और उसी में ये पद शुरू हुआ था। इस पद को पहले प्रेसिडेंट ऑफ द हाउस कहते थे। पहले इस पे अंग्रेज फ्रेडरिक वाइट इसके अध्यक्ष पद पे काम करते थे। बाद में पद भारतीयों के लिए आने लगा। 1923 में इलेक्शन होते हैं और उसके बाद फिर भारतीय इस पद पे जीतने लगे और ये पद भारतीयों के पास आने लगा। तो चलिए पहले इंडिपेंडेंस के पहले क्या हुआ वो देखते हैं। बिफोर इंडिपेंडेंस 1925 में मैंने आपको बताया 1923 में इलेक्शन हुए। कांग्रेस ने इलेक्शंस को बाइकआउट कर रखा था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के कांग्रेस ने नारा दिया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। लेकिन 1923 में स्वराज पार्टी बन गया था, कांग्रेस के खिलाफ स्वराज पार्टी बन गया था, उन्होंने कंटेस्ट किया था ये इलेक्शन। उसी के एक नेता थे विट्ठल भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई विट्ठल भाई पटेल। वो बनते हैं पहले भारतीय जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के पद पर सबसे पहले चुने गए थे, जहां तक भारतीयों की बात है। तो 1925 में इलेक्शंस टू द चूज द स्पीकर ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, द लोअर हाउस ऑफ द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल टुक प्लेस। द लेजिस्लेचर ऑफ ब्रिटिश इंडिया वर हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन अगस्त 24। स्वराज पार्टी लीडर विट्ठल भाई पटेल वन अगेंस्ट टी रंगाचार्य। दूसरे जो उनके अपोजिट में थे रंगाचार्य थे, और ये पहली बार ऐसा हुआ कि भारतीय इस पद पे आने लगी और ये सिस्टम चलता ही रहा। और 1946 तक 6 बार ऐसा हुआ जब इस पद पर कंटेस्ट होता रहा और कोई ना कोई भारतीय इस पद पर आता रहा। पटेल द फर्स्ट नॉन ऑफिशियल मेंबर टू बी इलेक्टेड एज द स्पीकर वन विद ए नैरो मार्जिन ऑफ 2 वोट्स। पटेल पोल्ड 58 वोट्स अगेंस्ट 56 गार्नर्ड बाई टी रंगाचार्य। तो 2 वोटों से पटेल विट्ठल भाई पटेल जीत गए थे। उसके बाद मैंने आपको बताया 1946 तक ये पद भारतीयों के पास ही आता, लेकिन हर बार कंटेस्ट होता रहा और इलेक्शन में जीत कर जो आता था वही इस पद को ऑक्यूपाई करता रहा।
दो ओकेजन्स ऐसे देखे गए हैं पहले भी जहां लोकसभा के अध्यक्ष के लिए चुनाव हुआ है, सर्वसम्मति से लोकसभा के अध्यक्ष को चुना नहीं गया है। पहला तो पहली लोकसभा में ही हुआ था जीवी मावलंकर वर्सेस शंकर शांताराम मोरे। दो ऐसे इंस्टेंसेस है। पहला इंस्टेंस पहली लोकसभा में हो जाता है। इन द पार्लियामेंट कन्वीन्ड आफ्टर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन द कंट्री, पीएम जवाहरलाल नेहरू मूव द मोशन फॉर जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर जो आपको पता है संविधान सभा के भी एक अध्यक्ष थे। वो जब 15 अगस्त 1947 के बाद जब संविधान सभा को ही भारत की पहली प्रोविजनल पार्लियामेंट मान लिया गया था, तो जीवी मावलंकर उसके अध्यक्ष बना दिए गए थे। तो उस पद पे वो काम कर ही रहे थे, लेकिन जब इलेक्शन द्वारा जब लोकसभा चुन ली जाती है पहली लोकसभा, तो उसके बाद जीवी मावलंकर को ही उसका अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन इलेक्शन कंटेस्ट हुआ था। अब उनका नाम जब प्रधानमंत्री ने मोशन डाल दिया कि उनको अध्यक्ष के लिए नॉमिनेट किया जाता है, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो सेकंड इंपॉर्टेंट दल होता था उस लोकसभा में 16 एमपीज के साथ, वो अपोजिशन पार्टी कह सकते हैं, सबसे बड़ी पार्टी थी कांग्रेस के बाद। उसमें फिर उन्होंने शंकर शांताराम मोरे को खड़ा कर दिया था और उसके बाद वोटिंग होती है, पोलिंग होती है। मावलंकर वॉज इलेक्टेड एज स्पीकर विद 394 वोट्स व्हाइल 55 एमपीज वोटेड फॉर शांताराम मोरे। इस तरीके से पहली लोकसभा में भी ये चुनाव हुआ था जब जीवी मावलंकर कंटेस्ट करके लोकसभा के अध्यक्ष बने थे। और दूसरा ओकेजन आता है इमरजेंसी के समय। 1975 में 25 जून 26 जून की रात को इमरजेंसी का फैसला हो जाता है और देश में इमरजेंसी लगा दी जाती है। उस समय जो स्पीकर हुआ करते थे जीएस ढिल्लों, उन्होंने 1 दिसंबर 1975 को स्पीकर के पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद जनवरी फरवरी 1976 में एक्सटेंडेड लोकसभा में फिर स्पीकर का चुनाव कराया गया था, मतलब फिर वोटिंग की नौबत आ गई थी, सर्वसम्मति से स्पीकर नहीं चुना गया। तो वो ओकेजन होता है सेकंड ओकेजन। उस समय लोकसभा की ड्यूरेशन बढ़ा दी गई थी जैसा मैंने आपको बताया, और उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बलीराम भगत का नाम प्रपोज कर दिया कि बलीराम भगत को स्पीकर के लिए खड़ा किया जाता है। लेकिन ऐसे में अपोजिशन ब्लॉक की तरफ से जगन्नाथ राव जोशी को अपोजिशन ब्लॉक की तरफ से खड़ा कर दिया गया था। फिर कंटेस्ट हुआ था, वो सेकंड ओकेजन था जब कंटेस्ट हुआ है, और उसमें फिर वोटिंग होती है जिसमें बलीराम भगत was subsequently elected a speaker with 344 votes in his favor and 58 votes against him। मतलब 58 लोगों ने जगन्नाथ राव जोशी को वोट दिया और 344 लोगों ने वोट बलीराम भगत को दिया। तो दो ओकेजन ऐसे हो चुके हैं जब स्पीकर के पद के लिए कंटेस्ट हो चुका है। अगर अब होगा तो फिर एक और इंस्टेंस होगा जब स्पीकर के लिए चुनाव कराया जाएगा। अब अगर हम स्पीकर के रीइलेक्शन की बात करें तो 4 ऐसे ओकेजन हैं जहां सिटिंग स्पीकर्स दोबारा स्पीकर चुन लिए जाते हैं। ओनली एम ए आयंगर, जीएस ढिल्लों, बलराम जाखड़ एंड जीएमसी बालयोगी हैव बीन री-इलेक्टेड टू द स्पीकर्स पोस्ट इन द सब्सिक्वेंट लोकसभा इलेक्शन। 1956 में एम ए आयंगर, द फर्स्ट डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, वॉज चोजन एज स्पीकर फॉलोइंग द डेथ ऑफ मावलंकर। मावलंकर की डेथ हो जाती है, उसके बाद जो डिप्टी स्पीकर एम ए आयंगर थे उन्हें स्पीकर चुन लिया जाता है, और 1957 में फिर इलेक्शन जीत गए थे वो, उसके बाद उनको लोकसभा का स्पीकर प्रॉपरली चुन लिया गया था। तो ये सब्सिक्वेंटली ऐसा हुआ था जब एम ए आयंगर पहले डिप्टी स्पीकर थे, डेथ होती है मावलंकर की तो स्पीकर चुन लिए जाते हैं। उसके बाद 1957 में लोकसभा का जब सेकंड चुनाव होता है उसके बाद उनको प्रॉपरली आर्टिकल 93 में स्पीकर फिर चुन लिया गया। ऐसे जीएस ढिल्लों का केस था। ही वाज चोजन एज स्पीकर ऑफ द 4th लोकसभा आफ्टर रेजिग्नेशन ऑफ एन संजीवा रेड्डी का रेजिग्नेशन हुआ था। उसके बाद फिर जीएस ढिल्लों को स्पीकर चुन लिया गया था। 5th लोकसभा में फिर चुनाव हुआ 1971 में, फिर वो स्पीकर चुन लिए गए थे सेकंड बार, और सेकंड बार मैंने आपको बताया दिसंबर 1, 1975 को इमरजेंसी की वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो ये दूसरे व्यक्ति थे जो दोबारा स्पीकर के पद पे आते हैं। आगे देखें तो बलराम जाखड़ 1980 से 1989 तक वो लगातार 2 बार फुल टर्म पूरे करने वाले इकलौते स्पीकर बने थे। जाखड़ वॉज स्पीकर ऑफ 7th and 8th लोकसभा
and holds the distinction of being the only presiding officer to complete 2 full terms. तो ये बलराम जाखड़ ऐसे तीसरे व्यक्ति थे जो 2 बार इस पद पे आए और पूरा इनका तो डिस्टिंक्शन ये है कि 2 बार लगातार पूरे 5-5 साल कंप्लीट किए। और जीएमसी बाल योगी वॉज चोजन एज ए स्पीकर ऑफ 12th लोक सभा विच हैड ए टेन्योर ऑफ 19 months. He was also chosen as speaker of 13th लोक सभा on October 22, 1999, बट उनकी फिर एक हेलीकॉप्टर क्रैश में डेथ हो गई थी। तो ये 4 ऐसे केस बनते हैं जहां जो पहले स्पीकर रह चुके थे सब्सिक्वेंटली वो अगले जो चुनाव हुए थे उसमें स्पीकर चुन लिए जाते हैं। अब ओम बिरला अगर फिर स्पीकर चुने जाते हैं तो वो एक और केस बन जाएगा जहां जो स्पीकर थे वो सब्सिक्वेंट लोकसभा में दोबारा स्पीकर चुन लिए गए हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टेंसेस हैं, फैक्ट्स हैं जो स्पीकर से पद से संबंधित हैं। कई बार एग्जाम में हमारे क्वेश्चंस इन्हीं को इस्तेमाल करते हुए किसी न किसी तरीके से आ जाते हैं। तो अगर ये कंटेस्ट होता है कल जून 26 को तो फिर आपको एक और इंस्टेंस देखने को मिलेगा जब स्पीकर का चुनाव बहुत क्लोजली कंटेस्ट होता है। तो दीज वर सर्टेन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड सर्टेन कंसेप्ट्स अबाउट द पोजीशन ऑफ स्पीकर इन द लोकसभा। थैंक यू वेरी मच।